लगती है। रोहित पहले अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखता है और उसके बाद खुद को संभालते हुए अनिका के गुस्से से बचाव के लिए पोजीशन ले लेता है। फिर बिना एक पल की देरी किए आगे कहता है, मैं कब से यही बताना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं मजबूर था। अब अनिका अपने दोनों हाथ नीचे कर लेती है और फिर लंबी गहरी सांस लेती है। इसके बाद अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए रोहित को तेज लुक देती है और कहती है, मुझे पूरी बात बताओ। ये सुनकर और अनिका का जेस्चर देखकर रोहित भी अपने दोनों हाथ नीचे कर लेता है और उसके बाद अनिका से कहता है, पहले तुम बैठ जाओ। रोहित को बेहतर तरीके से पता था कि अनिका का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। वो नहीं चाहता था कि जो बात वो बताने वाला है उसके बाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वो अनिका से 1-2 मुक्के और खाए। वो अच्छी तरह जानता था कि अनिका उनके बच्चों के बदले में वो रोहित को कितनी भी चोट पहुंचा ले वो कम ही है। अब अनिका रोहित की बात मानकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है और बिना एक पल के लिए अपनी नजरें हटाए उसकी ओर देखती रहती है। इसके बाद अपराध बोध से ग्रसित रोहित साथ में मौजूद दूसरे सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद विस्तार से सारी बात बता देता है। अब अपनी पूरी बात कहने के बाद वो अपराधी की तरह अनिका के सामने नीचे मुंह करके बैठ जाता है। रोहित के चुप हो जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि रोहित की कारगुजारी के लिए किस तरह की प्रतिक्रिया दे। वो उस पर गुस्सा हो या रोहित की वजह से समस्या का समाधान निकल आने के लिए खुश हो। अनिका बिना किसी हाव भाव के रोहित की तरफ देख रही थी। इसके बाद वो अपनी जगह से खड़ी होती है और कमरे में इधर से उधर कुछ सोचते हुए टहलने लगती है। करीब 2 मिनट गुजर जाने के बाद वो कहती है, अजीब मुसीबत है ना। अब इस बात को छुपाया जा सकता है और ना ही किसी को बताया जा सकता है। अब तुम ही बताओ कि इस विषय पर क्या किया जाए। रोहित छोटे बच्चे की तरह जवाब देते हुए कहता है, और किसी को नहीं, लेकिन एनी या कौटिल्य में से किसी एक की मदद ली जा सकती है। मैंने हमारी सिक्योरिटी टीम को पहले ही मना कर दिया है कि वो इस बारे में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं करेंगे। मुझे उस वक्त यही ठीक लगा कि जब तक तुम इस पर कोई डिसीजन नहीं ले लेती तब तक इस बात को गुप्त रखना ही ठीक होगा। अब अनिका रोहित की तरफ कुछ कदम बढ़ाते हुए कहती है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो तीनों घर से बाहर जाएं, लेकिन जाते हुए उन्हें रोक नहीं पाई। लेकिन तुम तो मना कर सकते थे। क्या जरूरत थी उन्हें इस माहौल में घर से बाहर भेजने की? तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो? रोहित एक बार फिर से चुपचाप डांट खाने लगता है। इस घटना के लिए वो पहले ही खुद को दोषी मान चुका था। अब अनिका आगे कहती है, अभी वो सिर्फ रिया को लेकर गए हैं। सोचो कि आर्यन और अलेक्जेंडर को भी साथ ले जाते, तब हम क्या करते? कैसे छुपाते तुम इस बात को? अब अनिका एक बार फिर से रोहित के पास सोफे पर बैठ जाती है और शांत होते हुए कहती है, हमें एनी और कौटिल्य दोनों की जरूरत होगी। मैं तुम्हें रिया की सभी डिवाइस की डिटेल देती हूँ, जिनसे हमें उन सभी के साथ साथ हमारी रिया की भी पल पल की खबर मिल सकती है। कौटिल्य की मदद से तुम उन्हें ट्रेस करो और उन पर निगाह रखो। मेरे पास के लिए और भी कुछ जरूरी काम है। इसके बाद वो अपना फोन निकालती है और एनी के लिए एक मैसेज छोड़ देती है। इसके बाद फोन को वापस रखते हुए रोहित की तरफ देखकर पूरे आत्मविश्वास और गुस्से से कहती है, उन्हें अपने किए का फल आज ही मिलेगा। आंख के बदले आंख उन्हें देनी ही होगी। अब रोहित कहता है, मतलब? अनिका जवाब देती है, मेरी बेटी के बदले उसका बेटा। योगराज कहता है, क्या इस वक्त ये करना ठीक होगा? कल ही तो आनंद सान्याल। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका बात को बीच में काटते हुए कहती है, उसे मैंने नहीं मारा। उसका शिकार दमयंती देवी ने किया है। उसे दमयंती देवी के लोगों ने मारा है। मेरा मतलब है कि दमयंती देवी की औरतों ने मारा है। ये सुनकर रोहित हैरानी से अनिका की तरफ देखता है। रोहित की हैरानी पर अनिका बात को स्पष्ट करते हुए कहती है, हाँ, आनंद सान्याल के ताल्लुकात दमयंती देवी तक थे। हैरानी की बात है कि जिसका खुद का बेटा एक बड़ा नेता है, वो किसी दूसरी पार्टी के नेता से काम क्यों लेगी? फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि दमयंती देवी की जासूस औरतों की वजह से जो पार्टी हाउस श्मशान में बदल गया था, उसे खंडहर में बदलने के बाद उन्होंने दमयंती देवी के खिलाफ काफी सारी जानकारी एक पेन ड्राइव के जरिए हमारे लिए छोड़ी है और बाकी सभी बातें लक्ष्य से मिलने के बाद पता चल जाएंगी। मैं बस इतना ही जान पाई हूँ कि लक्ष्य जो दिखता है वो नहीं है। अब रोहित अनिका से कहता है, क्या यही वो बात है जो तुम मुझे बताने वाली थी? अनिका कहती है, हाँ, यही वो बात है और वही सब मैं तुम्हें दिखाना भी चाहती थी जो मुझे वहां से मिला है। लेकिन अब हम इस पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें सीक्रेट अंडरग्राउंड जाना होगा। अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका फिर से एक बार सोच लो। बीती रात और आज की घटना के बाद वो लोग खुद हमारे इंतजार में बैठे होंगे। उन्हें पूरा भरोसा होगा कि तुम वहां जरूर जाओगी। अनिका जवाब देती है, तुम चिंता मत करो। अगर आज मैं वहां नहीं गई तो हो सकता है कि बदला लेने या सबक सिखाने के लिए कल तक वहां कोई न मिले। सीक्रेट अंडरग्राउंड माइनस मारवा हाउस। अनिका और रोहित दोनों साथ में सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों प्रीति, भूमि और कौटिल्य के पास पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठे गहन चिंतन में लगे हुए थे।
अनिका और रोहित को देखकर वो तीनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले भूमि अनिका से कहती है, तुम इतनी जल्दबाजी में किसका मुंह तोड़ने के लिए निकली थी? मैं कुछ पूछ रही थी, तुमने उसका भी जवाब नहीं दिया। अनिका मुस्कुराकर उसे जवाब देती है, हाँ, लेकिन मैं वहां अभी तक पहुंच नहीं पाई। फिलहाल यहाँ तुम्हें जवाब देने के लिए वापस आई हूँ, उसके बाद जाऊंगी। भूमि उत्साहित होते हुए पूछती है, किसका नाम बताओ? अनिका जवाब देती है, और कौन? वही हमारे पसंदीदा दुश्मन। अनिका का ऐसा जवाब सुनकर भूमि के चेहरे पर फिर से चिंतन वाले भाव आ जाते हैं। अब वो कहती है, तुमसे सीधे जवाब की उम्मीद मैं कर भी कैसे सकती हूँ? तुम्हारे कारनामे पूरे हो जाने के बाद पता चलते हैं। अब प्रीति कहती है, अनिका दी, उन सभी के ब्लड की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं। उनके ब्लड में ऐसी कोई भी चीज नहीं जैसे दमयंती देवी के पहले भेजी गई औरतों के खून में थी। ये तीनों ही पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिसे साफ पता चलता है कि ये सभी खास लोगों में शामिल हैं। ये उसकी सेना की आम सिपाही नहीं है। अब भूमि कहती है, खास लोगों के पास ही खास इन्फॉर्मेशन होती है, इनसे हमें काफी कुछ जानने को मिल सकता है। अनिका कहती है, तो फिर देर किस बात की है? अपने अपने काम पे लग जाओ, शायद तुम्हारे इस काम के लिए ये रात काफी होगी। अनिका की इस बात पर भूमि बिना कुछ कहे गर्दन हाँ में हिला देती है। अब रोहित एक पेपर कौटिल्य की तरफ बढ़ा देता है। कौटिल्य उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसके बाद उसे देखने लगता है। कौटिल्य को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि उसके हाथ में जो पेपर पर लिखे हुए अक्षर और अंक हैं वो क्या हैं। उन्हें देखने के बाद वो सवाल भरी निगाहों से रोहित की तरफ देखता है और उसके बाद अनिका की तरफ। अब अनिका भूमि और प्रीति की तरफ अपनी गर्दन हिलाकर कौटिल्य को अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है, इन दोनों के पास अभी बहुत काम है और ये दोनों अपने अपने उसी काम में बिजी रहेंगी। यहाँ अकेले अकेले तुम में बोरियत न हो, इसका ख्याल रखना तो बनता ही। तुम्हारे लिए नया काम है और इंटरेस्टिंग भी। अब कौटिल्य एक नज़र पेपर की तरफ देखने के बाद दोबारा से चेहरा ऊपर करके कहता है, लेकिन हम किसे ट्रेस करने वाले हैं? अनिका कहती है, एक सरप्राइज तुम लेकर आए थे, दूसरा मैं तुम्हें दे रही हूँ, खुद देख लो। इतना कहने के बाद वो रोहित की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। इसके बाद भूमि की तरफ देखकर कहती है, इनमें से सबसे नाजुक कड़ी निपुण मीणा है, सबसे पहले उसी से सच उगलवाने की कोशिश करना। फिर प्रीति की तरफ देखकर कहती है, तुम सौम्या से जानने की कोशिश करो कि क्यों वो मासूम बच्चों का खून पीती है। अगर न बताए तो उसका खून पानी की तरह बहाओ, फिर वो अपना मुंह जरूर खोलेगी। इसके बाद सभी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम निपटाने हैं, मैं तुम सभी से बाद में आकर मिलूंगी। इतना कहने के बाद वो रोहित को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाती है। दमयंती देवी का किला। रुद्रमा देवी को अपने किले पर लौटे हुए काफी समय हो चुका था। जब वो पहुंची तब रिया बेहोशी की हालत में थी। उस समय वहां मौजूद सिपाही डॉक्टर की टीम को रिया को सौंप देती है। जब रुद्रमा देवी वहां पहुंचती है तो खुद दमयंती देवी उसके स्वागत के लिए आकर खड़ी होती है, लेकिन अन्य किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देती। जब रुद्रमा देवी रिया को सौंपने के बाद दमयंती के पास पहुंचती है तो एक पल के लिए दमयंती देवी और रुद्रमा देवी दोनों एक दूसरे को खामोश होकर देखती रहती हैं। फिर दमयंती देवी कहती है, मुझे यकीन था कि तुम कभी असफल नहीं हो सकती। इसके बाद उसने डॉक्टर्स की टीम को निर्देश देते हुए कहा था, इसे होश में लेकर आओ, इसे अपनी माँ के बारे में कुछ न कुछ ऐसा जरूर पता होगा जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बाकी अगर ये कुछ न भी बता पाए तब भी ये खुद ही इतनी फायदेमंद है कि इसके बदले में मैं जो मांगूंगी मुझे वो मिलेगा। बस इसे जिंदा रखना है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब मिलकर इतना जरूर कर पाओगे। ये सुनने के बाद वो सभी स्त्री सिपाही सिर झुकाते हैं और वहां से चली जाती हैं। इन सब बातों को बीते हुए 2 घंटे से भी अधिक समय हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। दमयंती देवी के किले में अंडरग्राउंड में मौजूद लैब में हलचल मची हुई थी। रिया का ब्लड सैंपल लिया जा चुका था, उस पर रिसर्च शुरू हो गई थी। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अब कहीं जाकर उन्हें सच पता चला था, और वो भी आधा अधूरा, जिसे समझना उन सभी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। सभी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। दमयंती देवी का किला। अब सवाल ये था कि दमयंती देवी को जाकर सच कौन बताएगा। बड़ी मुश्किल से जाकर उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी थी। उसका रौद्र रूप देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन सच तो सच है, उसे बताना भी बेहद ही जरूरी था। इसके अलावा ये बात दमयंती देवी तक पहुंचने में जितनी देर होती वो खबर उतनी ही खतरनाक होती चली जाती। अंत में एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हुई वो पूरी टीम एक साथ दमयंती देवी के पास पहुंच जाती है और हाथ बांधकर सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उनकी प्रतिक्रिया देखकर दमयंती देवी को कुछ ठीक नहीं लगता। अपने सिंहासन पर बैठी हुई दमयंती देवी उठ खड़ी होती है और उनकी ओर एकटक देखते हुए हाथ से उन्हें बोलने का इशारा करती है। एक पल की खामोशी के बाद उनमें से एक स्त्री सिपाही कहती है, माँ साहिब, ये हमारी समझ से बाहर है। हमने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा और ना ही कभी कुछ ऐसा सुना है। हमने उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन क्या? उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन क्या? दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन क्या? उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन क्या? दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन क्या? उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन क्या? दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन क्या? उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन क्या? दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन क्या? उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन क्या? दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन क्या? उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन क्या? दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन क्या? उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन क्या? दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन क्या? उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन क्या? दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन क्या? उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन क्या? दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन
वो स्त्री सिपाही सहमते हुए कहती है, लेकिन हम कुछ भी समझने में समर्थ नहीं हैं। इस तरह का ब्लड न हमने कभी देखा और न ही इसके बारे में हम में से किसी ने कभी कुछ सुना। दमयंती देवी कहती है, जितना समझ आ रहा है फिलहाल उतना समझ लो, अधिक की जरूरत नहीं है। तुम सब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि उसे जिंदा रख सकते हो या नहीं। अब उनमें से एक जवाब देती है, माँ साहिब, अभी तक उसे होश नहीं आया है, लेकिन हम चेक कर रहे थे कि कोई चिंता वाली बात तो नहीं है। हम जानना चाहते थे कि उसके ब्लड में साइनाइड की मात्रा ज्यादा तो नहीं। इतना कहने के बाद वो भी चुप हो जाती है। अब दमयंती देवी चिल्लाते हुए कहती है, जितना पूछा है उतना जवाब दो। तुम लोग उसे होश में लाकर जिंदा रख सकते हो या नहीं। अब उनमें से दूसरी स्त्री डर से कांपते हुए जवाब देती है, माँ साहिब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी जान लगाकर भी उसे बचाए रखने की कोशिश करेंगे। हमें नहीं लगता कि जितनी देर वो हाइड्रोजन साइनाइड के कांटेक्ट में रही है उतनी देर में किसी की जान जा सकती है। शायद वो बेहोश है और कुछ ही समय में उसे होश आ जाएगा। अब दमयंती देवी भड़क कर गरजते हुए कहती है, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम सभी पर इतनी दौलत हमने यूं ही बर्बाद नहीं की है कि तुम सब मिलकर इतनी छोटी सी समस्या न संभाल सको। फिर अपने हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहती है, जाओ और जाकर अपना काम करो। रात 2 बजे दिल्ली की सड़कें। बिना किसी को कानो कान खबर हुए योगराज अपने वफादार गजेंद्र पाल के साथ पार्टी ऑफिस के पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। ठीक इसी वक्त अनिका वहां पहुंचती है। जब वो उन दोनों को चोरों की तरह बाहर निकलते हुए देखती है तो उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वो यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। उन दोनों को ठिकाने लगाने का ये बिल्कुल सही वक्त था, लेकिन अनिका जल्दबाजी से काम नहीं लेती। बीती रात की घटना वो अभी तक भूली नहीं थी। वो जानती थी कि अगर किसी भी तरह से कोई और यहाँ आया तो उन दोनों के साथ साथ वो भी अनिका के हाथों बलि का बकरा बनेगा। ये बात 3 लोगों के साथ ही खत्म हो जाएगी, ये भी जरूरी नहीं था। इसलिए वो इन दोनों का पीछा करने का फैसला करती है। योगराज अपनी सबसे लेटेस्ट और बेहतरीन गाड़ी लेकर निकला था ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में किसी भी तरह की मुसीबत से अपना बचाव कर सके, लेकिन यही करना उसे भारी पड़ता है। पार्टी हाउस से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर अचानक से उसकी गाड़ी रुक जाती है। इस समय गाड़ी को गजेंद्र पाल ड्राइव कर रहा था और योगराज उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठा था। गजेंद्र पाल कई बार कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब योगराज परेशान होकर कहता है, गजेंद्र, क्या कर रहे हो? हमें समय पर एयरपोर्ट पहुंचना है। इस तरह काम नहीं चलेगा। एक बार बाहर जाकर देखो कि इसमें क्या समस्या है। अगर कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो इस गाड़ी को यहीं छोड़ो और कैब बुक करो। वैसे भी अब हम पार्टी हाउस से काफी दूर आ चुके हैं। इतना कहने के बाद वो एक मास्क अपने चेहरे पर लगा लेता है ताकि उसे देखने के बाद कोई पहचान ना सके। हालांकि इतनी रात में उसे देखने वाला कोई नहीं था, फिर भी योगराज किसी तरह की मुसीबत मोल उठाना नहीं चाहता था। गजेंद्र पाल कहता है, जी भैया जी, अभी देखता हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और उसके बाद कई बार कोशिश करने पर भी नहीं खुलता। फिर वो घबराकर योगराज से कहता है, भैया जी, लगता है कि जितना हम सोच रहे हैं इस गाड़ी की समस्या उससे ज्यादा है। हम बाहर निकल पाएंगे तभी इसे चेक कर पाएंगे, लेकिन इसके तो दरवाजे ही नहीं खुल रहे। योगराज ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो अंदर ही अंदर चिंतित तो था ही, लेकिन अब उसे डर भी सताने लगता है और वो झल्लाए हुए कहता है, तुम मुझे क्या बता रहे हो? ये सब तो मैं देख ही रहा हूँ। अब करना क्या है वो बोलो। गजेंद्र पाल कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप योगराज की तरफ देखता है। योगराज समझ जाता है कि वो कहना चाहता है कि किसी को बुलाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। योगराज कहता है, हम यहाँ से बिना किसी को खबर दिए भाग रहे हैं। हम कहीं पार्टी फंक्शन में नहीं जा रहे जो सबको बताएं। कुछ और सोचो। अभी वो दोनों ये बात कर रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और बेतहाशा इधर से उधर दौड़ने लगती है। अब गजेंद्र पाल घबराकर गाड़ी का स्टीयरिंग संभालता है, लेकिन किसी भी तरह से गाड़ी पर काबू पाने में नाकामयाब रहता है। गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। गजेंद्र पाल लगभग चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर बाद योगराज की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। वो दोनों अब गाड़ी के अंदर से ही मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन इस सुनसान सड़क पर उन्हें देख या सुनने वाला कोई नहीं था। दरअसल अनिका ने उसकी गाड़ी के सिस्टम को हैक कर लिया था और अब इस गाड़ी का पूरा कंट्रोल अनिका के हाथ में था। तभी उनकी गाड़ी सड़क पर अचानक से वापस पीछे की तरफ घूम जाती है और उसी ओर दौड़ने लगती है जिस ओर से वो आए थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई देता है जिसके हाथ में टैबलेट के आकार जैसी डिवाइस थी। क्योंकि उन दोनों का गाड़ी पर से पूरी तरह से कंट्रोल जा चुका था, इसलिए वो दोनों हॉर्न देने की जगह पर अंदर से ही चिल्लाते हैं, सामने से हट जाओ, हट जाओ। लेकिन वो व्यक्ति इतनी तेज गाड़ी को आते हुए देखकर भी सामने से नहीं हटता। योगराज और गजेंद्र दोनों ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं।
उन्हें यकीन था कि अब ये व्यक्ति मारा जाएगा, लेकिन वो गाड़ी उस व्यक्ति के एकदम पास जाके रुक जाती है। दोनों अंदर बैठे बैठे लंबी गहरी सांस लेते हैं और उसके बाद जब ध्यान से सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक पतला लंबा दुबला शरीर काले कपड़ों में दिखाई देता है, जिसका सिर और चेहरा दोनों ढके हुए थे, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। योगराज को ये आंखें बेहद खूबसूरत लगती हैं और साथ में जानी पहचानी भी। इस समय उसकी जान हलक में अटकी हुई थी, उसके बावजूद उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। उसे अनिका को पहचानने में वक्त नहीं लगता और अब वो घबराते और गिड़गिड़ाते हुए गजेंद्र पाल से कहता है, मौत हमारे सामने है, सामने हमारी मौत खड़ी है। जिससे जितनी दूर भाग रहे थे उसके उतने करीब आ गए। कुछ करो गजेंद्र, ये वही है जो हमारे सामने खड़ी है, ये वही है। गजेंद्र घबराकर योगराज की तरफ देखता है। इस वक्त दोनों के पसीने छूट रहे थे। गाड़ी का बड़ी ई भी उनके पसीने को सुखाने में समर्थ नहीं था, क्योंकि ये गर्मी के पसीने की नहीं बल्कि मौत के डर की बूंदें थीं। ठीक इसी वक्त गाड़ी अपनी जगह पर तेज रफ्तार से गोल गोल घूमने लगती है, जैसे कि ये कोई खिलौना हो और एक बच्चा खेलने के लिए उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा हो। अब वो दोनों अपना बैलेंस बनाने के लिए दरवाजे के हैंडल और अपनी सीट को पकड़ लेते हैं। तभी गाड़ी रुक जाती है और फिर तेज रफ्तार के साथ एक बार फिर से सड़क पर दौड़ने लगती है। इस बार गाड़ी दौड़ते हुए उस सुनसान सड़क को छोड़कर हाईवे पर आ जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके ठीक आगे ट्रक में लोहे के सरिये रखे हुए हैं, जो कि बाहर की ओर निकले हुए हैं। पहले उन्हें लगता है कि ट्रक धीमी गति से चल रहा है और फिर उन्हें एहसास होता है कि ट्रक अपनी जगह पर रुका हुआ था और उसी के पास खड़ा हुआ आदमी उन्हें हाथ के इशारे से अपनी गाड़ी को दूसरे ट्रैक पर लेने के लिए इशारा कर रहा था। लेकिन वो बेचारा क्या जानता था कि ये गाड़ी उन दोनों के कंट्रोल में ही नहीं है। उस आदमी के पास ही कुछ और आदमी भी खड़े थे। जब वो गाड़ी को दूसरे ट्रैक पर जाने की बजाय इसी ट्रैक पर दौड़ते हुए देखते हैं तो तेजी से दौड़कर पहले वाले आदमी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, इन दोनों ने पी रखी है या ये मरना चाहते हैं। उधर गाड़ी के अंदर योगराज और गजेंद्र के चेहरे डर से सफेद हो गए थे और ठीक एक पल के बाद वो गाड़ी तेज आवाज के साथ ट्रक में इस तरह से जा घुसती है कि रखे हुए सरिये उन दोनों के सिर और सीने को भेद देते हैं। ये आवाज ऐसा डर पैदा करने वाली थी जैसे कि कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। गाड़ी के शीशे चूर चूर होकर सड़क पर फैल चुके थे। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि देखने वाले समझ गए थे कि गाड़ी के अंदर कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। जो लोग उस गाड़ी को दूसरे ट्रैक पर जाने के लिए इशारा कर रहे थे वो दौड़ते हुए गाड़ी के पास पहुंचते हैं। ये मंजर इतना भयावह था कि वहां से गुजरने वाले काफी सारे वाहन अपनी अपनी गाड़ियों को साइड में लगाकर उतर जाते हैं। लोग उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन जब वो उनकी गाड़ी के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्हें बाहर निकालना संभव नहीं है। जिस तरह से लोहे के सरिये उनके शरीर में घुसे थे और गाड़ी पूरी तरह से पिचक चुकी थी, उन दोनों को किसी भी तरह बाहर निकालना संभव नहीं था। गजेंद्र पाल की मौत उसी पल हो जाती है, लेकिन योगराज की सांसें अभी भी चल रही थीं। लोगों ने अपनी तरफ से ये जानने की कोशिश की कि उन दोनों की स्थिति कैसी है। तभी एक व्यक्ति चिल्लाता है, इनमें से एक अभी भी जिंदा है, इसे किसी तरह बाहर निकालो। अब तक उन लोगों में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था तो किसी ने एम्बुलेंस को। वे लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो योगराज को बाहर निकाल पाएं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वो न एक शब्द बोल पाता है, न किसी की तरफ देख पाता है। बस मरते हुए वो यही सोच रहा था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बाद भी शीशे कैसे टूट गए, इसका लाइफ सेव सिस्टम कैसे खराब हो गया। सीक्रेट अंडरग्राउंड माइनस मारवा हाउस। अनिका अपने काम को अंजाम देकर वापस लौट चुकी थी। ये लगभग 3:30 बजे का समय था। जब वो अपने बेडरूम में पहुंचती है तब रोहित वहां मौजूद नहीं था। पहले उसे थोड़ी हैरानी होती है, फिर तुरंत उसे याद आता है कि जरूर रोहित सीक्रेट अंडरग्राउंड में होगा। वो बिना किसी देरी के चेंज करने के बाद रोहित के पास पहुंच जाती है। सीक्रेट अंडरग्राउंड माइनस मारवा हाउस। वहां रोहित के पर्सनल केबिन में रोहित और कौटिल्य एक साथ बैठे हुए सामने की ओर स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए हुए थे। जब अनिका वहां पहुंचती है तो देखती है कि स्क्रीन पर हर तरफ अफरातफरी सी मची हुई दिखाई दे रही थी। रोहित और कौटिल्य दोनों ही हर एक मूव को देखने में इतने मशगूल थे कि बाकी किसी चीज पर उनका ध्यान ही नहीं था। यहाँ तक कि अनिका के उनके पास पहुंच जाने की खबर तक उन्हें नहीं थी। स्क्रीन को देखकर पता चल रहा था कि रिया इधर से उधर दौड़ रही है और इसी वजह से वहां भगदड़ मची हुई है। भगदड़ के चलते ही हर चीज इधर से उधर बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे काफी सारे लोग मिलकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी के हाथ आने का नाम नहीं ले रही थी। इसके अतिरिक्त ये बात भी बिल्कुल साफ थी कि वो जिस भी जगह पर थी वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, किंतु वहां से बाहर जाने का कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। यही वजह थी कि उस लैब की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, या फिर कहा जा सकता था कि उस लैब को रिया ने इन हालातों में पहुंचा दिया था। तभी स्क्रीन पर एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है, शांत हो जाओ रिया,
देखो यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, इधर उधर भागने का भी कोई फायदा नहीं। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें लाकर देंगे, लेकिन कृपया शांत हो जाओ, हमारी बात सुनो। जो कुछ भी स्क्रीन पर दिख रहा था उससे हर पल उनका आश्चर्य बढ़ रहा था, जिसमें से मुख्य कारण थे वो बेहतरीन कैमरे और डिवाइस जो इस वक्त रिया के पास थे। उनका होना सिर्फ कल्पना जैसा ही था। इससे भी अधिक कौटिल्य के लिए हैरानी की बात ये थी कि इतनी छोटी सी रिया इतनी तेज कैसे दौड़ सकती थी, यहाँ तक कि उसकी छलांगें भी काफी ऊंची थीं। इतनी ऊंची छलांगें लगाना किसी एथलीट के लिए सालों की प्रैक्टिस का काम होता है। ठीक इसी वक्त भूमि और प्रीति भी वहां आ जाती हैं। वो जान चुकी थी कि अनिका वहां आ चुकी है। जब अनिका उन दोनों की तरफ देखती है तो दोनों की ही आंखें एकदम लाल हो रही थीं। अनिका उन्हें देखकर कहती है, मतलब यहाँ सभी जगे हुए हैं, तुम लोगों की नींद उड़ गई है या मेरा इंतजार कर रहे थे? अनिका की आवाज़ सुनकर रोहित और कौटिल्य भी उसी तरफ देखने लगते हैं। अभी तक उन दोनों में से किसी को भी अनिका के आने का एहसास नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, सभी अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन चारों में से किसी को भी समय का भी आभास नहीं था। अब रोहित कहता है, मुझे लगता है कि तुम सभी को आराम कर लेना चाहिए। भूमि जवाब देती है, आराम तब किया जा सकता है जब आपका मन शांत हो। यहाँ तो पूरा मन इन क्रिमिनल्स में लगा हुआ है, जिसकी वजह से चैन पूरी तरह से खत्म हो गया है। इतना कहने के बाद भूमि रोहित के ही पास रखी हुई एक दूसरी चेयर पर बैठ जाती है और अपने हाथ की कोहनी को चेयर के हैंड रेस्ट पर रखते हुए हथेली को अपने माथे पर रख लेती है। भूमि की ही तरह प्रीति भी काफी थकी हुई थी। वो भी अपनी उतरी हुई शक्ल के साथ भूमि के ही पास रखी हुई एक दूसरी चेयर पर बैठ जाती है और हाथ भूमि के हाथ में डालते हुए उसके कंधे पर सिर रख लेती है। फिर कहती है, अनिका दी, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ मुझे पता चला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। इसके बाद वहां रखी हुई चेयर की तरफ हाथ करते हुए कहती है, प्लीज आप भी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए। अनिका उन सभी की स्थिति को अच्छी तरह समझ रही थी। अब वो कुर्सी पर बैठते हुए उन सभी से मजाक करते हुए कौटिल्य से कहती है, तुम भी काफी देर से बैठे हुए हो, क्या तुम्हारा खड़े होने का मन कर रहा है? अनिका के इस सवाल पर कौटिल्य भूमि की तरफ देख कर मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरा काम सच में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे ना ही कोई थकावट है और ना ही किसी तरह की बोरियत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट बहुत एक्साइटेड हूँ कि और क्या नया जानने व देखने को मिलने वाला है। ऐसा कहकर वो एक बार फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगता है, जैसे कि इन नई तरह की चीजों ने उसका मन मोह लिया हो, और वो एकदम से बोल पड़ता है, क्या सॉफ्टवेयर है, इम्प्रेसिव, आई लव इट। अभी तक भूमि और प्रीति इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कौटिल्य और रोहित बैठकर क्या कर रहे थे, लेकिन अब उनका ध्यान भी स्क्रीन की तरफ जाता है तो उन दोनों की निगाहें भी उस पर टिकी रह जाती हैं। कुछ देर तक लगातार देखते रहने के बाद वो दोनों एक साथ अनिका की तरफ चेहरा करती हैं और पूछती हैं, ये रिया कहाँ पर है? वो अभी बहुत छोटी है, इसे कहाँ भेज दिया और इसे क्या हुआ है? अनिका अपने दोनों हाथ विवेकानंद की तरह एक दूसरे में बांधते हुए कुर्सी की ब्रेक रेस्ट पर अपना शरीर ढीला छोड़ते हुए कहती है, और कहाँ? फिर व्यंग करते हुए कहती है, भला ऐसी खूबसूरत जगह और कहाँ हो सकती है? अनिका का जवाब सुनकर प्रीति और भूमि की हैरानी बढ़ती है। अब उनके चेहरे देखकर अनिका हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, दमयंती देवी के किले में। ये सुनते ही भूमि और प्रीति एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगती हैं। उनके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वो दोनों समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या कहें। दोनों की ही शक्ल रोने जैसी हो जाती है और वो बिना कुछ कहे अब अनिका की तरफ देखने लगती हैं। भूमि किसी तरह से हिम्मत करके कहती है, माँ होकर भी तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? ये सुनकर मेरी तो जान सूख रही है। ये वहाँ पहुंची कैसे और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ऐसा लग रहा था कि भूमि किसी भी पल रो पड़ेगी। आखिर रिया उसकी भी लाडली थी। प्रीति के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, उसका गला रूंध गया था। दमयंती देवी के आतंक को याद करके उसकी रूह कांप रही थी। अनिका उन दोनों की हालत को देखकर समझ जाती है कि सच छुपाना ठीक नहीं होगा। अब वो कहती है, वो सिर्फ एक हमशक्ल है जिसे वो रिया समझकर उठा ले गए हैं। भूमि कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? उसके स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है, इतना सिमिलर बच्चा, इसे देखकर कौन कह सकता है कि ये रिया नहीं है? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। अब रोहित कहता है, यकीन नहीं हो रहा है तो कर लो। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी जैसी इस वक्त तुम्हारी है, यहाँ तक कि खुद अनिका की भी। इतना कहकर वो मुस्कुरा देता है। अब भूमि अपने नरम दिल से चिंता जताते हुए कहती है, लेकिन आखिर है तो वो भी एक बच्चा ही। अब अनिका बात को पूरा करते हुए आगे कहती है, चिंता मत करो, वो वहाँ अच्छी खासी तबाही मचाकर वापस आ जाएगी, और अगर ये लोग उसे किसी तरह पकड़ने में कामयाब हो भी गए तो भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। बस अब देखना ये है कि उन्हें सच की तह तक पहुंचने में कितनी देर लगती है, साथ ही ये भी कि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए और अभी कितना वक्त बाकी है।
इसके अलावा दमयंती देवी को उसकी इस करनी का क्या फल मिला है, कुछ घंटों में उसे भी पता चल जाएगा। अनिका की बात सुनकर भूमि कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, मतलब? इसके बाद अनिका सीधी होकर कहती है, अभी तुम इसका मतलब छोड़ो, कुछ घंटों बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा और मतलब भी समझ आ जाएगा। अभी ये बताओ कि तुम दोनों की पूरी रात जागने का क्या परिणाम निकला है। इससे पहले कि भूमि कुछ कह पाती, अनिका की बात सुनते ही प्रीति झट से कहती है, अनिका दी, वो बहुत ढीठ किस्म की है, उसे कितना भी मारो पीटो वो सिर्फ बेशर्म की तरह हंसती रहती है। तब से अभी तक उसने सिर्फ एक ही बात की रट लगाई हुई है, तुम मुझे ज्यादा देर तक यहाँ कैद नहीं रख पाओगे, वो मुझे जरूर छुड़ा लेगी, वो मुझे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा देर तक रहने नहीं देगी, तुम खुशी खुशी बड़े ही आदर सम्मान के साथ मुझे मेरे घर तक पहुंचाओगे, तुम सब उसके सामने कुछ भी नहीं, तुम सब मिलकर कितनी भी ताकत लगा लो, मुझसे कोई भी सच कभी नहीं जान पाओगे। इतना कहने के बाद प्रीति के चेहरे पर परेशानी और भी बढ़ जाती है। एक पल के बाद वो दोबारा से कहती है, वो हंस-हंस चैलेंज करते हुए कहती है कि जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो, तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी और ये मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कह दो अपनी उस अनिका से अगर दम है तो मुझसे कुछ उगलवा कर दिखाए। अपनी बात पूरी करने के बाद प्रीति चिड़चिड़ाते हुए कहती है, हर बात पर रावण की तरह हंसने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सौम्य सी दिखने वाली सौम्या जाही जैसी हो सकती है। प्रीति की बात सुनकर अनिका की मुट्ठियां कस जाती हैं, लेकिन कुछ सोचकर वो शांत रह जाती है। इसके बाद अनिका भूमि की तरफ देखती है। भूमि कहती है, मुझे मालूम है कि उस सौम्या का इलाज तुम आसानी से कर सकती हो। फिलहाल मुझे निपुण मीना से जो जानकारी मिली है उसे सुनकर तुम्हें भी हैरानी होगी। उसका कहना है कि वो और लक्ष्य दोनों सिर्फ हमशक्ल नहीं है बल्कि जुड़वा बहनें हैं। यह सुनकर प्रीति बीच में ही बोल पड़ती है, इसलिए उन दोनों की शक्ल इतनी मिलती है, वो दोनों बहनें हैं इसलिए एक से बढ़कर एक है। भूमि प्रीति के सिर पर टपली देती है और कहती है, बीच में बात मत काटो। प्रीति अपने सिर पर हाथ रख लेती है और भूमि को खुद से दूर कर देती है। अब भूमि मुस्कुराकर कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी नींद भगा रही थी, अब आगे सुनो। ऐसा कहकर भूमि अनिका की तरफ देखती है और कहती है, बात यह है कि उसका कहना है कि इस संबंध के बारे में लक्ष्य कुछ नहीं जानती, वो सिर्फ यही जानती है कि वो और निपुण मीना हम शक्ल हैं। अनिका कहती है, पर ऐसा क्यों, क्या इस बारे में उसने कुछ बताया? भूमि जवाब देती है, हाँ, उसका कहना है कि माँ साहिब ने लक्ष्य के काबिल होने की वजह से ये बात छिपाए रखने के लिए कहा है, यहाँ तक कि लक्ष्य भविष्य में कभी भी निपुण मीना की वजह से अपनी जिंदगी को खतरे में ना डाले, इसलिए भी लक्ष्य से ये बात छुपाई गई है। अब प्रीति अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर एक बार फिर से बीच में बोलती है, दमयंती देवी ऐसा कर सकती है, लेकिन निपुण मीना ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है कि उसने लक्ष्य को इस बारे में कुछ बताने की कोशिश क्यों नहीं की? इस वक्त दमयंती देवी के 3 महत्वपूर्ण प्यादे इसी अंडरग्राउंड में मौजूद थे और तीनों ही इस वक्त एक दूसरे की मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। यहाँ तक कि तीनों में से कोई भी सचेत अवस्था में भी नहीं था, तीनों ही बेहोश थे और ये तीनों ही लड़कियां थीं, लक्ष्य, निपुण, लक्ष्मी, मीणा और सौम्या। अब सवाल ये था कि क्या यह बाकी पकड़ी गई औरतों की तरह इनकी जिंदगी भी खत्म होने वाली थी या इनकी याददाश्त छीनी जाने वाली थी, अथवा दमयंती देवी इन्हें बचा पाएगी? इससे भी बड़ा सवाल था कि क्या दमयंती देवी इन्हें बचाने की इच्छा रखती थी? अपने किले में शांत बैठी हुई दमयंती क्या प्लानिंग कर रही थी? क्या अब तक वो जान चुकी थी कि अनिका कौन से दांव खेल रही है और उनका तोड़ क्या है?